ऑलराइट जी, आपको एक्सेल नजर आ रहा होगा, इसको देखते हैं यहाँ पे। आप साथ साथ, आई जस्ट वांटेड कि आप इसको पेज के ऊपर देख लें, इसलिए मैंने एक सेकंड फोन से ज्वाइन किया था ताकि उसका कैमरा जो है उसके थ्रू आपको नजर आ सके, साथ साथ में सॉल्व करता रहूंगा। बट प्रोबेबली इट्स नॉट, दैट कैमरा इज नॉट वर्किंग वेल, और प्रोबेबली उसमें सिर्फ फ्रंट कैम का ऑप्शन है या कुछ ऐसा इशू है। एनी हाउ, द क्वेश्चन इज, जस्ट लेट मी नो इफ माई वॉइस इज क्लियर टू यू। कोई ऑडिबल Yes, प्रॉब्लम? sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू, वेरी गुड। सो द क्वेश्चन इज, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैंने हाफ अपने मुताबिक मोल्ड किया है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है जिसमें हम लीज को देखेंगे, एंड द सेकेंड पार्ट इज इन विच वी विल सी वेदर बाइंग इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, सो लीज और बाय का भी जो हमने कंपैरिजन किया, लीज में देखना ये है कि क्या उससे हमें टैक्स सेविंग, मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी है, लीज रेंटल्स जो हैं यहाँ पे भी हमें टैक्स डिडक्टेबल ही मिलते हैं। ऑन द अदर साइड जब हम बाय करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है, प्लस अगर हम लोन लेके कोई एसेट बाय कर रहे हैं तो उस पर हमें कोई ना कोई पैसे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, और उसके अंदर भी इंटरेस्ट शामिल है, सो इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्टेबल है। तो इसलिए हमें उन सब दो पार्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन था। इस आज की डेट में सिर्फ मैं लीज के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा, और कल के लेक्चर में फिर हम बाइंग को करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि लीज बेहतर ऑप्शन था या बाइंग बेहतर ऑप्शन था। अब क्वेश्चन को एक दफा रीड आउट कर लें आप भी। दैट अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्वायर एन एसेट कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 2,60,000। सो अगर हम ये दूसरे पार्ट का क्योंकि हिस्सा है, अगर हम उसको उसी एसेट को जो कि 2,60,000 रुपए का है उसको डेट पे लें, मतलब खरीदें और उसको बैंक से लोन लेके लें, तो बैंक हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा दैट विल बी 15%। और वो देना कब होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। सो इसका मतलब है पहली इंस्टॉलमेंट या जो पहली ट्रांच है वो हमें फर्स्ट ईयर स्ट्रेट अवे देनी पड़ेगी, और उसके बाद बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट चलेंगी 6 साल के लिए। ठीक है, सो एक इंस्टॉलमेंट एडवांस में चली जाएगी, तो इसका मतलब है बाकी 5 साल हमें वो पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ द कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट। ये वो परसेंटेज है जो टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। टैक्स ब्रैकेट का मतलब है, आपने शायद टैक्सेशन के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट या इनकम बढ़ती जाती है तो हमारी जो स्लैब्स हैं, टैक्स स्लैब्स हैं, वो बढ़ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लेट्स से सैलरी 1 लाख है तो उसके ऊपर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 10% इंटरेस्ट वो टैक्स चार्ज हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है अगर 1 लाख से 2 लाख है तो 15% चार्ज होगा, 2 लाख से 3 लाख है तो लेट से के 20% चार्ज होगा। सो जैसे जैसे प्रॉफिट या इनकम बढ़ती या कम होती है उसके अकॉर्डिंगली स्लैब भी चेंज हो जाती है। सो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी 40% टैक्स ब्रैकेट में है, विच मीन्स कि जो भी प्रॉफिट कंपनी को होगा वो 40% उसको टैक्स देना पड़ रहा है। Now, if the asset is required through लीज फाइनेंसिंग में जो पेमेंट करनी है जिसको हम रेंटल्स कहते हैं, दैट इज 50,000। और अगेन ये भी हर साल के स्टार्ट में ही पे करनी है। सो नाउ द थिंग विच वाज इज रिक्वायर्ड इज कि क्या हमें लीज लेनी चाहिए या हमें बाइंग या परचेज की तरफ जाना चाहिए। परचेज कर रहे हैं तो भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सो उसकी कैलकुलेशन सेपरेट है क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उन एक्सपेंसेस की वजह से हमें टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। इसी तरह लीज की बात करें तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ बेसिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। एसेट की जो कॉस्ट है दैट इज 2,60,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना बताया गया, अगर आप लोग साथ में माइक अनम्यूट करके समझना चाहें या कंट्रीब्यूट करना चाहें तो बताते जाएं ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए। सिमिलरली अगर हम टैक्स रेट की बात करें दैट इज 40%। लीज जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर दैट इज 50,000. 50,000। ग्रेट।
देन अगर हम यूजफुल लाइफ की बात करें तो कितना यूजफुल लाइफ है एसेट की? 6 years. एग्जैक्टली। एंड लास्टली आई थिंक वी हैव रिटन एवरीथिंग। कॉस्ट पे लिख ली, लीज पेमेंट पे लिख लिया, टैक्स लिख लिया, यूजफुल लाइफ लिख लिया, एंड दैट्स इट। ओके, नाउ एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हमें अगर कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करनी है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ डेट है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज 15%। तो क्या मैं इसको 0.15 लिख सकता हूँ? फॉर्मूला चले पहले लिख लेते हैं। टैक्स रेट इनटू, सॉरी टैक्स नहीं, दिस इज इंटरेस्ट रेट इनटू का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 1 माइनस टैक्स रेट। दिस इज अ फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। देखिए इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया था टैक्स डिडक्टेबल है। अगर ये टैक्स डिडक्टेबल ना होता तो हमें इंटरेस्ट 15% ही पड़ना था। हमने यहाँ पे 15 कॉस्ट ऑफ डेट, अगर 1 लाख का लोन लिया जाए और इंटरेस्ट रेट 15% हो तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? 1 लाख लेने के पीछे 15,000 रुपए। बट क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल है, इसका मतलब है कि अगर हम इंटरेस्ट लेंगे या हम कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं जो लोन पे एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स बचेगा। तो फिर हम उसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट हमें कितना पड़ रहा है। 15% बजाहिर तो है, लेकिन टैक्स बेनिफिट की वजह से जो हमें इंटरेस्ट की वजह से मिलेगा, हम उसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली अगर हमें टैक्स को माइनस कर दिया जाए तो ये कितने का पड़ रहा है। इसकी आसान एग्जांपल ऐसे कहता हूँ कि लेट से आपने एक मोबाइल लेना है न्यू, वो मोबाइल है 40,000 का। सो इफ यू जस्ट वांट टू परचेज अ मोबाइल तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? 40,000। बट अगर आपके पास एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा है, आप उसको सेल करके नया लेना चाह रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप? पुराने को, पुराना जो भी है वो जितने का भी बिकेगा उसको न्यू में से माइनस करेंगे। तो आप एक्चुअली अपनी कैलकुलेट ये करना चाह रहे हैं कि अभी मुझे कितना आउटफ्लो करना पड़ा। लेट से आपका पुराना मोबाइल 15,000 का सेल होता है। सो आप ये कहते हैं कि 40,000 माइनस 15,000, सो 25,000 इज द कैश आउटफ्लो जो मुझे अभी करना पड़ रहा है। सो इस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करें, सो इंटरेस्ट रेट इज 15%। 15% का मतलब है 0.15। अगर आप 15 को 100 पे डिवाइड करें, इनटू 1, सॉरी माइनस टैक्स रेट ऑलरेडी गिवन है, सो हम उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट विल कम टू 0.09, जिसको अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल कम टू 9%। ठीक है। सो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ डेट जो एक्चुअली मुझे बेयर करना पड़ेगी अगर मैं टैक्स के इम्पैक्ट को खत्म कर दूं या नलीफाई कर दूं। अब अगर मैं एक टेबल बनाऊं ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं कि एक्चुअल पोजीशन क्या आएगी। सो अब क्योंकि हमें एक जो पेमेंट है, जो लीज रेंटल है, वो बिल्कुल स्टार्ट में देना पड़ेगा, एडवांस में देना पड़ेगा, तो क्या मैं उसको 0 ईयर से डिनोट कर सकता हूँ? सो मैं करता हूँ 0, 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। तो ये मेरे पास ईयर्स आ गए, बिकॉज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कि मुझे क्या सूट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं लीज के परस्पेक्टिव से, और इसके बाद इसको देखेंगे बाइंग के हवाले से। द सेकेंड थिंग इज लीज इंस्टॉलमेंट। सो हाउ मच वाज दैट? फर्स्ट ईयर मुझे 50,000 पे करना था, ऐसा ही था। इसको आप साथ साथ वेरीफाई करते रहें। सेकेंड ईयर भी, सॉरी 0 ईयर का मतलब है ये तो एडवांस में चला गया। देन फर्स्ट ईयर भी दिया, सेकेंड ईयर भी दिया, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी एंड फिफ्थ ईयर भी। सो एक्चुअली वी नीड टू गिव 6 इंस्टॉलमेंट। सो इसको 6 साल पे हम इसलिए नहीं लेके जा रहे बिकॉज एक उसमें जो इंस्टॉलमेंट थी दैट वाज एडवांस। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दैट मीन्स सिक्स्थ ईयर पे हमें कुछ पे नहीं करना। एक एडवांस थी और बाकी 5 साल जो थी वो उसकी रिमेनिंग थी।
अब अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें, तो टैक्स सेविंग मैंने आपको बताया था कि जो लीज इंस्टॉलमेंट है या जो लीज रेंटल कह लें, इसको इंस्टॉलमेंट कह लें, दैट इंस्टॉलमेंट इज टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, सो हम अब इस पे कैलकुलेट करते हैं कि हमें टैक्स कितना बचेगा, और टैक्स हमारा जो स्लैब थी दैट वाज 40% इफ यू रिमेम्बर। तो मैं इसको, जो भी हमारी लीज इंस्टॉलमेंट है, इस पे कैलकुलेट करता हूँ कि 40% कितना बनता है। तो दैट कम्स टू 20,000। सो ये वो सेविंग है जो मैं लीज रेंटल पे करने की वजह से बचा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, फर्स्ट ईयर मैंने टैक्स सेविंग नहीं ली, बिकॉज जैसे ही मैं पे करूंगा अपनी लीज इंस्टॉलमेंट, तो टैक्स उसी साल नहीं होता, वो पूरा साल एक मेरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, एंड पे जो नेट प्रॉफिट आएगा। सो जो एक्चुअल टैक्स बेनिफिट मुझे मिलेगा तो सही, लेकिन वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा मुझे नेक्स्ट ईयर। सो लेट से 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, इनकम स्टेटमेंट बननी है। लेकिन लीज रेंटल मुझे, क्योंकि मेरी टर्म ही ऐसी है जिसमें कहा गया है कि एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द लीज, तो मुझे 1 जनवरी को लीज रेंटल तो पे करना है, लेकिन टैक्स बेनिफिट उसी दिन नहीं मिलेगा। वो तो मेरी पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी, 31 दिसंबर को क्लोज होगा, उसमें से मैं लीज रेंटल जो मैंने एडवांस दिया था मैं माइनस करूंगा, फिर मुझे टैक्स बेनिफिट होगा। सो नेक्स्ट ईयर वो मैं टैक्स के जो बेनिफिट था उसको क्लेम करूंगा। सो ये 50,000 पहले साल मुझे टैक्स सेविंग नहीं हुई, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ये 6 साल तक जाएगी, क्योंकि जो मैंने फिफ्थ इंस्टॉलमेंट दी है उसका इम्पैक्ट मैं सिक्स्थ ईयर में अप्लाई करूंगा। तो अगर अब मैं इसको कहूँ कि मुझे कॉस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग जो है वो कितनी पड़ रही है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, जितनी भी लीज इंस्टॉलमेंट है मैं उससे अपनी सेविंग माइनस कर दूंगा, तो ये वो चीज है जो मुझे एक्चुअल में हिट हो रही है। ठीक है, सो पहले साल जो है वो मुझे टैक्स का मामला कुछ नहीं करना पड़ रहा। फिर उसके बाद 30,000, अगर मैं 50,000 में से 30,000 को माइनस करता हूँ, एंड सिमिलरली अगर मैं इसके आगे चलता जाऊंगा तो ये जो प्रोसेस है प्लस माइनस की गेम है वो आपको सामने नजर आ रही है। सो स्टार्टिंग में 50,000 जो है वो मेरी कॉस्ट आफ्टर टैक्स है। पहले 0 ईयर का मतलब है कि एडवांस में मुझे सारा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए 50,000 ही आएगी। देन उसके बाद 50,000 में से जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये 30,000 आएगा, एंड एवेंचुअली जो सिक्स ईयर की बात करें वहां पे मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं है, लेकिन मुझे टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा, क्योंकि मैंने जो एडवांस दी थी उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आ रहा है। अब जो मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है, ये सारा मैंने कैलकुलेट किया एक चीज फाइंड आउट करने के लिए जिसे हम एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अब देखें, ये जो 50,000 मुझे पड़ रहा है, ये 50,000 मुझे बिल्कुल स्टार्ट में पड़ेगा। सो आज के पैसों की वैल्यू अगर हम आज ही कैलकुलेट करें तो वो तो सेम होगी। जैसे मैं कहता हूँ आज 1 लाख की क्या कीमत है, तो एग्जैक्टली 1 लाख ही है। फिर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, मेरी जो वर्थ है पैसे की वो कम हो रही होती है। आई थिंक बल्कि यकीनन आपने ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फाइनेंशियल एनालिसिस में ये चीजें नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं 1 साल बाद की बात करूं कि आज मेरे पास 1 लाख है, उसकी वर्थ 1 साल के बाद क्या होगी, तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं जी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि कल के पैसे की, 1 साल बाद के पैसे की, 3 साल बाद के पैसे की आज क्या वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला किसी को याद है आप में से, दैट हाउ वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है उसका फॉर्मूला? ओके, दिस वन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ लेकिन जब हम उससे रिवर्स चल रहे हैं, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक ऐसी अमाउंट की जो कि फ्यूचर में इंकर होना है।
लेट से मैं कहता हूँ 5 साल बाद मैंने 50,000 रुपए देने हैं, तो आज अगर मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं कि 50,000 आज के कितने पैसे बनेंगे, तो वो इसको हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। यहाँ पे ये दिस इज इन सुपरस्क्रिप्ट, मैं देखता हूँ यहाँ पे आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको मतलब आपको ये बात पता है कि जब नेगेटिव वैल्यू होती है किसी भी वैल्यू की, उसकी पावर अगर नेगेटिव होती है, सो इसको हम 1 ओवर दैट सेम कोटेशन भी लिख सकते हैं। सो इसको आप 1/FV और 1+R जो है, 1+R को अगर आप नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो फ्यूचर वैल्यू को आप 1+R की पावर n से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आती जाएगी। ओके, सो नाउ आई एम पुटिंग वैल्यूज इनटू इट। सो प्रेजेंट वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। फ्यूचर वैल्यू क्या आ रही है? फ्यूचर वैल्यू आपके सामने है 50,000। सो ये 50,000 पे 30,000 एंड सो ऑन, एंड इट विल कम टू -20,000 एट द एंड। आर हमारे पास, हमने ये कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज 9%। ठीक है, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो मौजूद है। इसी को अब हम वैल्यू के ऊपर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। So, अगर मैं 1+R करूं, इट बिकम्स 1.09, और 1.09 की अगर मैं पावर 0 करूं, तो ये आपको पता है किसी की भी पावर जब 0 होती है इट विल कम टू 1। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली फाइंड आउट कर लेता हूँ 1 प्लस 0. चले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, R की पावर ये 1.09 ही आ जाएगी। अगर मैं अब 50,000 को डिवाइड करता हूँ 1.09 के साथ, सॉरी ये तो 1+R की पावर n है, सो फ्यूचर वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1+R इज 1.09, और जब मैं 1.09 की पावर 0 लूंगा इट विल बिकम 1। सो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 इट विल रिजल्ट इन द सेम थिंग, दैट इज 50,000। ओके, यहाँ पे अब मुझे 1.09 की पावर 1 लेनी है। व्हाट इज n? n इज बेसिकली द ईयर, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो हम हर एक के साथ पहले साल क्या होगी, दूसरे साल क्या होगी, तीसरे साल क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, ये हम साथ साथ कैलकुलेट करते रहेंगे। सो यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 1.09, दैट इज 45872। सॉरी, नॉट ऑफ 50,000, आप we need correction, that is 30,000, क्योंकि जो कॉस्ट आफ्टर टैक्स है हमें एक्चुअल में तो ये पड़ रहा है। सो इसकी वैल्यू जो भी हम है उसको डिवाइड करते जाएंगे 1+R की पावर -n से, so जो चीज आती जाएगी हमारे पास दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह अब हमें आगे चाहिए, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूं 1 प्लस 0.09 की पावर -2। ठीक है, सो अगर मैं 1 इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, तो मैंने आपको बताया 1.09 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1.09 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 1.1881। ये इट विल रिमेन 1, दिस इज 1.09। सो अगर मैं 30,000 को इस पे डिवाइड करूंगा, इट विल बी 25,250। फिर मैं देखता हूं कि 1.09 का क्यूब क्या है, दैट इज 1.295029। ये आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 30,000 डिवाइडेड बाय दिस, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर 1.09 की पावर 4 दैट इज द ईयर, so it comes to 1.41158। 30,000 divided by
दिस, सो ये 21253 प्रेजेंट वैल्यू आ गई फोर्थ ईयर की। देन 1.09 की पावर अगर हम 5 करते हैं दैट कम्स टू 1.538624। और अगर आप 30,000 को डिवाइड करते हैं इस पे, दिस कम्स 19498। और अगर हम सिक्स्थ वैल्यू की कैलकुलेट करें, सो वी हैव टू टेक पावर ऑफ 1.09 की पावर 6, दैट इज 1.6671। ठीक है, सो इसी तरह अगर हम इसको -20,000 को डिवाइड करेंगे इस पे, तो ये 11997, 1.09 की पावर 6, 1.6771। सो 119,925 ये हमारे पास आ गई। अब एक्चुअली ये क्या हो रहा है, वी आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू जो हमने आने वाले सालों में कॉस्ट बेयर करनी है। सो बिल्कुल स्टार्ट में 50,000 बेयर करनी थी, आज की वैल्यू आज की डेट में सेम होगी, सो दैट इज द सेम हेयर। फिर एक साल बाद हमने 30,000 देना है, यानी कि लेट से मैंने लीज स्टार्ट की है 1 जनवरी 2021 को, सो 2022 जनवरी यकम को मुझे 30,000 देना है। तो आज 2021 में अगर बैठ के मैं कैलकुलेट करूं कि जो 30,000 मैंने 2022 में देना है, आज उसकी कितनी वैल्यू बनेगी, सो दैट इज 27,523। इसी तरह ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सो ये हमारे पास सारी प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं कि 6 साल के अंदर हमें एक्चुअली लीज के ऊपर आज अगर कैलकुलेट करें तो क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि जब हम बाय करने लगेंगे, रिमेंबर, तो हमने इंस्टॉलमेंट में नहीं, हमने तो स्ट्रेट अवे एक एसेट जिसकी वैल्यू ऊपर 2,60,000 रुपए लिखी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट क्या चीज पे कर रहे हैं हम, ये देखना है। सो अब फाइनली हम अगर सब नेट प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर देंगे, इट विल कम टू द थिंग कि हम कहते हैं कि 1,54,764 रुपए उन सारे पैसों की जो हमने लीज की मद में, लीज रेंटल्स की मद में अगले 6 साल तक देने हैं या 5 साल तक देने हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, दैट इज 1,54,764 रुपीज। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन है हमारी लीज रेंटल्स की, कि जो कुछ हम लीज रेंटल के तौर पे देंगे, नेट आउटफ्लो के तौर पे या आज की डेट में अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो वो कितनी अमाउंट बनेगी, दैट इज 1,54,764। ठीक है, सो दिस वाज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ तक हम लीज कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो कल क्लास है उसमें मैं आपको परचेजिंग या बाइंग के परस्पेक्टिव में बताऊंगा कि क्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर एंड पे उनकी उसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, फिर दोनों नेट प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेयर करेंगे एंड वी विल कम टू द कंक्लूजन कि क्या बेहतर है, लीज बेहतर है या फिर बाइंग बेहतर है। कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई बात शेयर करनी है तो आप पूछ लें।